This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे इस सेकंड सत्र की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा अभी कर रहे थे ट्रीटाइज 6 पर। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पार्ट ट्रीटाइज 4 पर। हम लोग एक मेरिडियन हमारी बाकी रह गई है, पैंक्रियाज मेरिडियन, तो हम उस पर आज चर्चा करेंगे। तो मैं शेयर कर दे रहा हूं और नीतू मैडम का पुनः स्वागत, और वो उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत। तो जैसा कि सर ने बताया, आज हम टाटाइज 4 पैनक्रिया मेरिडियन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, पैनक्रिया मेरिडियन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि पैनक्रिया मेरिडियन जो है हमारी, वो जस्ट लाइक स्प्लीन मेरिडियन है। बस डॉक्टर वॉल ने थोड़ा सा चेंज ये कर दिया है कि राइट साइड में हमारी जो स्प्लीन मेरिडियन होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, और जो राइट साइड में होती है वो हमारी उसको पैनक्रिया मेरिडियन नाम दिया है। जब उन्होंने डर्मेटन मशीन से चेक किया उसको, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरिडियन स्प्लीन मेरिडियन नहीं है, राइट साइड में ये पैनक्रिया मेरिडियन है। तो डॉक्टर वॉल की तरह ने इस तरह से उसको पैनक्रिया मेरिडियन का नाम बताया, और वो राइट साइड में उसको उसकी लोकेशन बताई। स्प्लीन में भी 21 पॉइंट्स होते हैं और 6 पॉइंट्स ऐड किए थे। उसी तरह सेम है यहाँ पर भी, पैनक्रिया में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम 21 पॉइंट्स हैं और 6 पॉइंट उन्होंने ऐड किए हैं। इनकी पाथवेज में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम पाथवेज है। इनकी लोकेशन भी लेफ्ट और राइट, सिर्फ लेफ्ट और राइट का फर्क है, लेफ्ट में स्प्लीन और राइट में पैनक्रिया, अदरवाइज बिल्कुल लोकेशन सेम है। राइट बिग टो से स्टार्ट होती है ये, और ये हमारे लेटरल चेस्ट, छाती के बाहरी भाग के छठी पसलियों के बीच के स्थान तक, वहां तक जाती है। इस मेरिडियन में हम जानते हैं पैनक्रियास पैनक्रियास का थोड़ा सा फंक्शन हमें पता है कि इस मेरिडियन में सारे जो पॉइंट्स हैं वो मेटाबॉलिज्म के पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमारे हम जब भी भोजन खाते हैं तो भोजन में मुख्यतः जो हम चीजें लेते हैं वो 3 चीजें हम लेते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, फैट। तो इन तीनों के मेटाबॉलिज्म के डॉक्टर वॉल ने स्पेसिफिक पॉइंट बताए हैं, क्योंकि तीनों का मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में। सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को हम इस मेरिडियन से हम बैलेंस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम आधुनिक चिकित्सा में जाते हैं, तो उस एलोपैथी चिकित्सा जो होती है उसमें हम जाते हैं, तो हम कई बार कई तरह की जांच कराते हैं। तो जांच कराने से पता चलता है कि पैनक्रियास से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां सामने आती हैं। तो मुख्यतः हम एक बीमारी का नाम हम जानते हैं इससे रिलेटेड, डायबिटीज। तो पैनक्रिया के 2 फंक्शन होते हैं, एक तो एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन फंक्शन में अगर कोई हार्मोन, एंडोक्राइन जो होता है वो फंक्शन में कोई हार्मोन रिलीजिंग होता है, और एक्सोक्राइन होता है वहां पे कोई एंजाइम रिलीज होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर इस ऑर्गन की बात करें, हम पैनक्रिया ऑर्गन की बात करें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन हमारी होती है। और इन्होंने एक्स्ट्रा 6 नए बिंदु खोजे हैं इसमें, तो इनके बारे में हम आगे जब हम चर्चा करेंगे सारे बिंदुओं के बारे में, एक एक के बारे में, तब हम देख लेंगे। फिर इसके अलावा, इन पॉइंट्स के अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे पीएन 14, 15, 16, 18, 19, 20, ये सारे स्प्लीन में भी सेम है। बोथ साइड अप्लाई करना है, स्प्लीन बिल्कुल सेम स्प्लीन मेरिडियन के सिमिलर है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है, ईएवी में पैनक्रिया मेरिडियन में खोजे गए लिम्फ के बिंदुओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के फोड़े, फुंसियां, इन्फेक्शन का आदि का उपचार अब सहज हो गया है। तो ये हमारा लिम्फ का यानी कि क्लीनिंग का पॉइंट होता है। तो क्लीनिंग के ये कुछ पॉइंट होते हैं पैनक्रिया मेरिडियन में, तो वो हम उससे हम फोड़े फुंसे, क्योंकि अगर शरीर में क्लीनिंग नहीं होगी, तो क्लीनिंग नहीं होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो फोड़े, फुंसे, इन्फेक्शन ये सब होने लगेगा। फोर्थ पॉइंट में है कि ईएवी में पैनक्रिया मेरिडियन में खोजे गए एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, ये 4 तरह के मेटाबॉलिज्म हमें इसमें देखेंगे। तो उसकी सहायता से आप एल्ब्यूमिन के रोगों, जैसे हम देखते हैं कि प्रोटीन के लिए गठिया, गाउट जो होता है वो बहुत बड़ा एक बीमारी फैलती जा रही है। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इसका इन सबका उपचार बहुत आराम से होने लग गया है। डॉक्टर वॉल के द्वारा पैनक्रिया मेरिडियन एवं संबंधित बिंदुओं की खोज मानवता के लिए एक वरदान साबित हुई है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अपेंडिसाइटिस, ये हम आगे पढ़ेंगे इसको। पीएन 13 ए, इसी तरह से सेम स्प्लीन 13 ए पर, तथा प्रोस्टेट की गांठ का उपचार स्प्लीन 13 पर भी देना चाहिए।
गुप्त रोगों का उपचार जैसे हमने देखा कि स्प्लीन में भी था, उसी तरह से पैनक्रिया मेरिडियन की 12, 13, 14 पर लेना चाहिए। पैनक्रिया मेरिडियन में एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट होता है, जिससे हम टेस्ट एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा PN1A है, CMP है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन फंक्शंस का। ये हमारा पैनक्रियास के उपचार का बेस्ट पॉइंट होता है। पैनक्रिया मेरिडियन में एक पेरिटोनियम मेजरमेंट पॉइंट होता है, जो आवरण का पॉइंट होता है, उसके टिश्यूज का आवरण का पॉइंट होता है, तो वो PN1 भी है। तो ये पेरिटोनियम और सीरियस कोट ऑफ पैनक्रियास का होता है। पेरिटोनाइटिस एंड एडहेशन ऑफ पैनक्रियास का उपचार इस बिंदु पर करें। ये एसएमपी पॉइंट होता है हमारा, टिश्यूज का पॉइंट होता है। अब हम नेक्स्ट हमारे मेन उस पे पॉइंट पर आते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। तो पीएन वन हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें। पैनक्रिया मेरिडियन इज ओनली इन द राइट साइड। ये तो हम जानते ही हैं कि सिर्फ राइट साइड हमारी पैनक्रिया मेरिडियन होती है, लेफ्ट साइड हमारी स्प्लीन मेरिडियन होती है। तो ये हमारा प्रोटीन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए काम करता है। जैसा कि हमने समझा था कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पैनक्रिया मेरिडियन के द्वारा हम कर सकते हैं। तो एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म। तो एल्ब्यूमिन जो है ये हमारा एक प्रोटीन है जो कि एमिनो एसिड्स के द्वारा बनता है। तो प्रोटीन सप्लाई एमिनो एसिड बिल्ड एमिनो ये हमारा प्रोटीन किस में हेल्प करता है? ये हमारा रिपेयर करने में हमारी बॉडी में कहीं टूट-फूट हो जाती है, मेंटेनेंस करने के उसको बॉडी के टिश्यूज को मेंटेन करने के लिए और ये बॉडी के फंक्शंस को चलाने में हेल्प करता है। बॉडी नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ बॉडी को हमारी रिपेयर करने के लिए बॉडी सेल्स को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कि कई बार कहीं पे कट हो जाते हैं, कहीं पर टूट-फूट होती है, तो उसको सारी प्रोसेस करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए भी चाहिए होते हैं, एंजाइम्स को बनाने के लिए चाहिए होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स एंड सम हार्मोन्स बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए होते हैं। एक्सेस प्रोटीन जो अगर ज़्यादा प्रोटीन होता है, एक्सेस मात्रा में होता है, वो किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसको नाइट्रोजनस पार्ट की तरह निकाल दिया जाता है। फर्स्ट क्लास अब हम देखते हैं कि जो हमारा इसमें बुक में बताया गया है कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन हमको किससे मिलता है। तो फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन होता है वो हमें मीट में, फिश में, सोयाबीन में, मिल्क, एग और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और ये उसमें बटर नहीं आता है लेकिन। इसके अलावा जो सेकंड क्लास प्रोटीन होता है वो सीरियल्स में और पल्सेस में आता है और ब्रेड और पोटैटोज़ में आता है। इसमें these do not contain all the essential amino acids in correct proportion. Protein is needed to fight viral infections. जो हमारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, पैथोजन से लड़ने में हेल्प करने के लिए भी प्रोटीन की हेल्प हमको चाहिए होती है। पैनक्रिया प्रोड्यूसेस प्रो प्रोटे प्रोटेलिटिक लाइटिक एंजाइम्स। अग्नाशय जो प्रोटीन ये हमारा प्रोटीन अपघटन करने वाला एंजाइम बनाता है ये। तो कुछ एंजाइम्स हमारे प्रोटीन को बनाने में, कुछ तोड़ने में मदद करती है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या-क्या आता है? एक तो ट्रिप्सिन ये प्रोटीन अपघटन करने वाला एंजाइम के नाम है ये। काइमोट्रिप्सिन ये दोनों एसआई के ड्यूटेनम में बनते हैं, ये अमीनो एसिड बनाते हैं, इनकी कमी से पैनक्रिया ही डाइजेस्ट हो जाता है। पैनक्रिया इरिप्सिन ये प्रोटिप्सिन ये भी अग्नाशय में प्रोटीन बनाने वाला एंजाइम है। ये सारे के सारे हमारे अग्नाशय में प्रोटीन की खमीर पैदा करने वाला भी तंत्र है। अगर जितनी मात्रा में हमको एनर्जी चाहिए, उतना सिक्रेशन हो पा रहा है, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए पीएन1 को बैलेंस करने के लिए एंजाइम्स के लिए और एंडोक्राइन्स के लिए हम पीएन1 को यूज़ करेंगे। अब इसका यूटिलाइज़ेशन है एमिनो एसिड का इन द लिवर। लिवर में हमारा ये सारे एमिनो एसिड के रूप हैं ये। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन जो हमने बीएचपी में पढ़े थे। प्रो थ थ थ्रो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो ये हमारे सिंथेसाइज़ करने के लिए लिवर में सिंथेसाइज़ होते हैं ये सारे प्रोटीन। फिर है सेल रिप्लेसमेंट, सेल रिपेयर, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज यानी कि सिपाही भी जो बनते हैं एंटीबॉडी सिपाही भी हमारे एमिनो एसिड से ही बनते हैं। नए सेल बनाने में जो टूट फूट होती है उसको हेल्प करने में भी हमें इसकी जरूरत होती है। एक शरीर में हजारों सेल्स हम जानते हैं हमारी शरीर पूरा सेल से बना हुआ है। तो हजारों सेल रोज मरते हैं और हजारों सेल रोज नए भी बनते हैं। तो हमें उन सब के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो कोविड में भी हम जानते हैं जब कोविड टाइम आया था तो डॉक्टर्स हमें स्पेशली प्रोटीन इंटेक के लिए ज़्यादा बोलते थे कि प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम अगर प्रोटीन को बढ़ाना है तो हम पीएन1 को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर प्रोटीन पेशाब में अन्य जाना एल्ब्यूमिन यूरिया यूरिन में प्रोटीन अगर जाने लग जाता है
तो हम इसको PN1 के साथ में हम K3 को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ये हमारा किडनी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो हम इसको K3 हमारा जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है उसको भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्ब्यूमिन, जो है हमारा ब्लड को भी विस्कोसिटी देता है और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, और ग्लोबुलिन से एंटीबॉडीज हमारे बनते हैं। तो इसको आगे हम पढ़ लेते हैं। एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन हमारा लिवर में बनता है। एल्ब्यूमिन अगर कम बन रहा हो तो PN1 के साथ साथ हम लिवर 3 पर भी उपचार देते हैं, क्योंकि एल्ब्यूमिन लिवर में बन रहा है। अगर लिवर में बन रहा है तो हम लिवर 3 पर उपचार देंगे तो एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एल्ब्यूमिन इज फॉर्म्ड इन लिवर। इट इज द मोस्ट abundant plasma protein and its main function is to maintain the plasma osmotic pressure and its normal level of 25 mm Hg। तो ये हमने देखा कि एल्ब्यूमिन हमारा ब्लड को विस्कोसिटी देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। तो ये हमारे इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारे काम आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लोब्यूलिन। ग्लोबुलिन हम जानते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन टिश्यूज एंड इज डिफर फ्रॉम द एल्ब्यूमिन इन हीट। तो ये एल्ब्यूमिन से डिफरेंट होता है। तो हमने बीच में पढ़ा था कि 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा तो हमारे ब्लड को विस्कोसिटी में हेल्प करते हैं, और गामा प्रोटीन जो होता है वो उस एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। तो ग्लोबुलिन शरीर में एलर्जी प्रतिरोधक का कार्य करता है। अगर कहीं हमारे बॉडी में एलर्जी है तो भी ग्लोबुलिन हमारी हेल्प करता है एलर्जी के लिए। इनका निर्माण लीवर और लिम्फोइड टिश्यूज में होता है। हीमोफीलिया के रोगी में टिटनस, एलर्जी, रेबीज के काटने में, जो पागल कुत्ता काट जाता है, कुत्ता काट खाता है तो रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन आदि में ग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी कि हमारा ये ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। तो हमारा जो बॉडी के सेल्स हैं हमारी बॉडी को ही खाने लगते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम हमारे विरुद्ध काम करने लगता है। तो उस सारे में हमारे ग्लोबुलिन की अगर कमी हो जाती है, ग्लोबुलिन की, तो ये प्रॉब्लम हमें आने लगती है। फिर नेक्स्ट है हमारा फाइब्रिनोजन। शरीर में अगर कट लग जाए, कहीं टूट-फूट हो जाता है, तो क्लॉटिंग हो जाती है। ये रक्त की घुलनशील प्रोटीन होता है, जिसमें अघुलनशील फाइब्रिन नामक प्रोटीन बनता है, जो रक्त में एक थक्के बन जाते हैं। तो थक्के बनते हैं तो वो उसको जो ब्लीडिंग होता है उसको रोकता है। ये भी हमारा लिवर में बनता है। तो ये हमारा क्लॉट कर देता है, रक्त में थक्के बन जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। सीरम सीरम रक्त का लाल भाग अगर निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ द्रव होता है वो सीरम कहलाता है। इसमें थक्का नहीं जमता, क्योंकि टेस्ट करने के लिए हम जब इसमें से सीरम से टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम ब्लड निकालेंगे तो वो जम जाएगा तो टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसका रक्त का जो हीमोग्लोबिन होता है वो निकाल देते हैं, तो बचा हुआ द्रव है उसका सीरम कहलाता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर इसमें नहीं होता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स दीज आर सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड को जमने में काम करता है। ये ट्रीट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, सीरम एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स हियर। तो इन सब के लिए हम हमारा PN1 को ट्रीट करेंगे। सर एक बार लोकेशन दिखाएंगे आप उसकी? पीछे रह गई। ये हमारा बिग टो में देखिए, ये बाहर की तरफ से स्टार्ट हो रहा है PN1, और PN1A और PN1B, ये 2 हमारे CMP हैं। PN2, PN3, ये सेम लोकेशन पूरी हमारी जो स्प्लीन से जाती है, सिर्फ ये राइट साइड है और वो लेफ्ट साइड होती है, ये डिफरेंस है, बाकी सेम लोकेशन हमारी इसमें है। नेक्स्ट स्पेशल नोट में लिखा है ट्रीट डिजीज ऑफ एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म हियर। इसमें एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म की ये सेम चीजें हैं, वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। अन्न सार या अंडे की सफेद जर्दी जैसा पदार्थ एल्ब्यूमिन कहलाता है। प्रोटीन इज अ गुड फूड सब्सटेंस based on components of nitrogen essential for body growth and maintenance, found mainly in the meals, fish, eggs, poultry, cheese, milk and the leguminous vegetables। ये हमने पहले पढ़ा था कि दालों में मिलता है प्रोटीन, हमारा नाइट्रोजन का है, जो हमारे शरीर की वृद्धि और रखरखाव के लिए जरूरी होता है। मांस, मछली, अंडे, चूजे, छेना, दूध, दालों में ये पाया जाता है। और ये प्रोटीन होता है जो संपूर्ण पूरे शरीर के हमारे टिश्यूज और द्रवों में होती है, जल में घुलनशील होता है और ये गर्मी से जम जाता है। अब ये हमने हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए मेनली एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म के लिए एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल दे दिया, फुल का फुल, कि एक PN1 तो है ही, PN1 के साथ साथ में हम ST44C राइट में लगाएंगे। ये कॉलिक प्लेक्सस, जो हमारा प्लेक्सस का पॉइंट है, जो हमारा ब्रेन से जोड़ता है, वो पॉइंट आएगा इसमें। GB43C राइट और लेफ्ट दोनों में लगाएंगे। ये हिपेटिक प्लेक्सस लिवर से प्लेक्सस को जोड़ता है। AD1 एलर्जी का पॉइंट हम जरूर लेते हैं इसके अंदर। ये हम
चाहे हम प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे हमारा कार्बोहाइड्रेट का या फैट का, हर में हम AD1 को जरूर लेंगे। K3 हम लेंगे ही क्योंकि रीनल पैरेन्काइमा का पॉइंट है। PN1B, PN1A, लिवर 3, SI2 राइट में, SI2 3, 4 ये राइट में। ये पूरा एक प्रोटोकॉल बन गया है एल्ब्यूमिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, तो हम इसको यूज करके एल्ब्यूमिन को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN1A। ये हमारा CMP पॉइंट है, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट होता है। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रिया का पॉइंट है। तो इससे हम टेस्टिंग ट्रीटमेंट एंडोक्राइन एक्सोक्राइन यानी कि हार्मोन बैलेंस भी कर देगा और एंजाइम की सिक्रेशन को भी ये बैलेंस कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN1B। PN1B हमारा टिश्यूज का पॉइंट है। टिश्यूज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें अलग अलग प्रकार के सेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम PN1B को यूज करके हम ट्रीट कर सकते हैं। PN2 PN2 हम सेडेशन पॉइंट है यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म। अभी हमने प्रोटीन का देखा था PN1। अब हम यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को हम PN2 से ट्रीट करते हैं। ये सेडेशन पॉइंट है। तो ये हम गाउट में गाउट जो बीमारी होती है तो गाउट के लिए वैसे तो यूरिक एसिड भी जरूरी होता है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। अगर यूरिक एसिड ज्यादा हो गया है तो वो गाउट जैसी बीमारी को जन्म देगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इस बीमारी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये हमारी यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म किस किस के लिए जरूरी होता है? ये न्यूक्लियस प्रोडक्शन मतलब नए सेल्स बनाने के लिए होता है। न्यूक्लियस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। पेनक्रियाक न्यूक्लियर जाइमोजेनेसिस खमीर बनाने वाले अग्नाशय के केंद्र का कार्य करता है। जब सेल टूटता है तो उसके अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में ये न्यूक्लियस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है। अब स्पेशल नोट में लिखा है गठिया। गठिया का उपचार यहाँ करना चाहिए। गठिया में क्या होता है? हाइपर यूरेसीमिया यानी कि यूरिका अम्ल की यूरिक एसिड ज्यादा बनने लग जाता है। तो इसमें गाउट इज डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स which accumulate in the joints because of high blood level of uric acid. हाइपर यूरेमिया बोलते हैं लीडिंग टू अटैक ऑफ पेनफुल जॉइंट इन्फ्लामेशन गाउट मोस्ट ऑफन अटैक द राइट बिग टो। तो ये हमारे क्या होता है, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बहुत नुकीले होते हैं जो कि हमारे जॉइंट्स में एकत्रित हो जाते हैं। तो इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं कि जो हमारा राइट बिग टो सबसे पहले अफेक्टेड होता है, वहां सूजन आ जाती है। तो जैसे कि हमने देखा था कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पेन, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, ये सारी चीजें आने लग जाती हैं। तो सबसे पहले ये हमारा राइट बिग टो इसमें अफेक्टेड होता है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि हमें यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो उसके लिए हम PN2 को सेडेट कर सकते हैं। While treating gout, access the tonsillar elements of the oropharyngeal cavity also। तो गठिया का उपचार अगर हम करते हैं तो ये हमारा अग्रवाल सर ने बताया है कि मुख गलकोज गुहा की टॉन्सिल का उपचार भी हमें इसके साथ में करना चाहिए। तो ये हमें इसका क्या रीजन है ये नहीं पता, लेकिन हमें इसका उपचार हमें करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा यूरिया क्रिटेनिन एंड यूरिक एसिड का निर्माण लीवर में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है, जिसको किडनी हम प्रभाव लोग के उसको साथ। लिम्फ वाले में कर सकते हैं। ये जी लिम्फ से सर। जुड़ा हुआ है, लिम्फ वाले में कर सकते हैं। मुख गलकोष गुहा वाला जो है तो लिम्फ वाले ठीक पर है। है, उसमें अगर उसको भी करेंगे तो लिम्फेटिक वाले ताकि लिम्फ जी का सर। उपचार के लिए कह रही है। हाँ सर, LY1-1 का उपचार इसमें दे सकते हैं हम। जी सर। तो यूरिया क्रिटेनिन यूरिक एसिड का निर्माण लीवर में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है, जिसको किडनी यूरिन के साथ में बाहर निकाल देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स निकाल देते हैं। इस पूरे तंत्र का नियंत्रण PN2 करता है। प्रोटीन का वेस्ट मटेरियल जो सॉलिड के रूप में यूरिन से निकलते हैं और गैसेस फॉर्म में निकालने के लिए लंग्स उसकी हेल्प करते हैं। तो इसका यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म का भी एक पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोटोकॉल है। गाउट में हाइपर यूरेसिमिया, रक्त में यूरिक एसिड बढ़ना, तो PN2 सेटेड करेंगे इसमें हम, ये तो है ही। इसके साथ में सर्कुलेशन मेरिडियन जो है हमारी CI8E राइट में टोन करेंगे, ये कार्डियक गैंग्लियन का पॉइंट है। AD1 जो हमने देखा था एलर्जी का पॉइंट है, ये हम जरूर सेटेड करेंगे। PN1A ये हमारा CMP पॉइंट है, इसलिए इसको जरूर लेंगे। फिर सर्कुलेशन का 8E लेफ्ट राइट में लेंगे, लेफ्ट में लेंगे, सेटेड करेंगे। लिवर 8 को टोन करेंगे और K1 को हम सेटेड करेंगे। तो ये पूरा प्रोटोकॉल यूरिक एसिड बैलेंस के लिए हम लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN3 पॉइंट। PN3 हमारा अब आ गया, हमारा हमने यूरिक एसिड देखा, प्रोटीन देखा। नेक्स्ट हमारा आ गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए हम कौन सा पॉइंट को यूज करते हैं? PN3 को यूज करते हैं। तो डाइजेशन के लिए और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए।
ग्लूकोज के रूप में ट्रांसफर होता है। ये शुगर लेवल अगर कम या ज्यादा होने के लिए ग्लूकोज के रूप में जो ट्रांसफर हो जाता है, या कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में ट्रांसफर होता है। तो अगर शुगर लेवल कम या ज्यादा हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम PN3 को यूज करते हैं। तो डायबिटीज मेटाबॉलिज्म हमने जानते हैं, डायबिटीज मेटाबॉलिज्म के लिए होता है ये। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसमें प्रोडक्शन ऑफ एमाइलेज, ये हमारे शर्करा में बदलने वाला एक पदार्थ होता है एमाइलेज, और माल्टेज एंजाइम्स होते हैं ये। तो ये हमारे अ, श्वेतासार और पाचक रस को शर्करा में बदलने, ग्लूकोज में बदलने वाले पदार्थ का उत्पादन अपचयन करने वाले ये एंजाइम्स हैं। फिर है दीज एंजाइम्स डिसएमिलेट, जहां पर भी आपको एज लिखा होगा, माल्टेज या एमाइलेज, ये सब प्रोटीन वाले हैं। जहां पर ओज लिखा हो, ओएसी, माल्टोज, एमाइलोज मान लीजिए लिखा हो, तो ये सब आपके शुगर वाले हैं, ग्लूकोज वाले हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे लिखने में प्रोडक्शन ऑफ एमाइलेज, माल्टेज, ये सब जो हम प्रोटीन है हमारे, तो एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन के, तो वो ठीक है, जी सर। एंजाइम्स प्रोटीन में। जी सर, थैंक यू सर। दीज एंजाइम्स डिसएमिलेट द कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इस बदलने का काम ये एंजाइम करते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ आइलेट एपरेटस। ये आइलेट जो हमने पढ़ा था पेनक्रिया वाले मेरिडियन में और पेनक्रिया वाले चैप्टर में, BHV में, तो ये आइलेट एपरेटस का ये काम होता है। आइलेट एपरेटस इज कंपोज्ड, आइलेट, आइलेट क्या है वर्चुअली? आइलेट लैंगरहान एक रिसर्चर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है। उन्होंने यही पैंक्रियाज में ढूंढा कि छोटे छोटे द्वीप समूहों के छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में रहते हैं, तो वही उन्होंने उसको उनके नाम पर लैंगरहान द्वीपिकाएं कहलाई गए, द्वीप कहलाए गए। जैसे द्वीप होते हैं ना समुद्र में, तो वैसे ही द्वीपिकाएं कहलाई। उन्होंने देखा कि पूरे उसमें सिस्टम में छोटे छोटे कई जगह पर हुआ है, तो उन्हीं को उन्होंने अलग से नाम दिया और सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया। कोई दूसरे तरह का था, कोई दूसरे तरह का, उनको सबको नाम दिया, अल्फा बीटा गामा इस तरह करके दिया। जी ठीक। जी सर। नेक्स्ट है हमारा अब आइलेट एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 80% बी सेल्स व्हिच प्रोड्यूस इंसुलिन। मतलब इसमें 80% तो बी सेल होता है इसमें, जो कि बीटा सेल, इंसुलिन बनाता है, बीटा सेल। बीटा सेल है, ये बीटा सेल है सर, जो इंसुलिन बनाते हैं। ठीक है जी सर। जी। फिर और 20% इसमें अल्फा सेल होते हैं जो ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो अग्नाशय में मधुजन ग्लाइकोजन का निर्माण होता है जो शरीर में संग्रहित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर शुगर में परिवर्तित हो जाता है। लिवर में हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है और जरूरत पड़ने पर इसे तोड़ के फिर से ग्लूकोज के रूप में शरीर को हमें मिल जाता है वो ग्लूकोज। पैनक्रियास कार्बोहाइड्रेट जाइमोजेनिस, ये कार्बोहाइड्रेट बनाने वाला एक अग्नाशय का केंद्र है। अब हम इंसुलिन और सारे एंजाइम्स को हम PN3 से बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें ये थोड़ा सा लोकेशन बताइए, नीचे से ऊपर सेम स्प्लीन वाली लोकेशन जा रही है, PN5 के बाद PN6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11-1 तक यहाँ पर हमें लोकेशन बताई है। सेम लोकेशन है स्प्लीन वाली। स्पेशल नोट में लिखा है, इसमें भी एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पूरा प्रोटोकॉल बना रखा है, जिसमें PN3, सबसे पहले PN3 तो है ही जिसे हमें टोन करना है। फिर TW1C, ये भी टोनिफिकेशन पॉइंट है, टोन करना है। ये TW1C हमारा ट्रिपल वार्मर वाली मेरिडियन में भी हमने पढ़ा था, हमारी सुधा मैम ने पढ़ाया था कि मेमोरी ग्लैंड्स के लिए है और एक पैनक्रिया, दोनों पर ये काम करती है, तो इसे हमें टोन करना है। फिर उसके अलावा AD1, ये हम एलर्जी का पॉइंट जरूर लेंगे। ये हम एल्ब्यूमिन में भी लिया था और यूरिक एसिड में भी लिया था। फिर है सर्कुलेशन का CI8C, ये भी हम सेलेक्ट करेंगे। ये एओर्टिक प्लेक्सस का पॉइंट है, ब्लड सप्लाई ठीक होने के लिए है। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा PN3A। PN3A हम देखेंगे, मेजरमेंट पॉइंट है हमारा वीरसंस डक्ट। वीरसंस डक्ट मतलब इसको ये एक्सक्रेटरी डक्ट होती है, तो इसको वीर वाली हम याद करने के लिए समझ सकते हैं, वीर संघ माने कि वीर वाली। तो इट इज पैंक्रियाटिक एक्सक्रेटरी डक्ट। बाइल डक्ट में अगर बाइल में कहीं रुकावट हो जाए तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो जॉन्डिस हो सकता है। तो उस तरह से ये पूरा बताया है कि पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू ड्यूोडेनम एट इट्स मिड पॉइंट, ये हमारे ड्यूोडेनम में खुलती है बीच के पॉइंट पर, जस्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम में जाने से पहले। द पैंक्रियाटिक डक्ट
जॉइंस द कॉमन बाइल डक्ट, फिर ये कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करती है जो कि हेपो हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। एम्पुला माने फूला हुआ भाग। कहीं भी जब एम्पुला का इस्तेमाल कहीं भी हो तो माने फूला हुआ भाग। इस्थमस का इस्तेमाल जहां भी कहीं हो तो सब सकरा भाग। तो ये एम्पुला होती जैसे ही आपका ऊपर से बाइल डक्ट आ रही है और नीचे से पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, दोनों मिलते हैं तो ये हिपैटो माने लीवर वाली, हिपैटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर में आता है तो ये एम्पुला बनता। पहले फूला वो बनता हुआ, फिर बंद करके और इस तरह सूजन टाइप का, और फिर जाकर के ये द्वार खुल जाता है और ड्यूडेनम में चला जाता है। द ड्यूडेनम ओपनिंग ऑफ द एम्पुला इज कंट्रोल्ड बाय द हिपैटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर। जो वो जो स्फिंक्टर माने दरवाजा, कोई दरवाजा कोई वाल्व है तो स्फिंक्टर कहलाता है, तो वो उससे से कंट्रोल होता है। फाइब्रोसिस एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में कॉज क्रॉनिक एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। तो पैंक्रियाटाइटिस जो हमारा रोग होता है तो फाइब्रोसिस हो या डिस्टॉर्शन हो, अगर ये इसमें इस वाले में डक्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये हमारा पैंक्रियाटिस जो है पैंक्रियास की बीमारी हो जाएगी। दे टाइनी एसिना डक्ट बाय प्रोटीन मटेरियल इवेंचुअली कॉज सिस्ट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। अब ये पेरिटोनियम में जो कवरिंग है उस पे उस कैविटी में कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट सिस्ट में कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट कॉजिंग जॉन्डिस। तो ये क्या करते हैं, रोक देते हैं रास्ते को और कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से जो बाइल डक्ट आ रही है तो उसी को रोक देते हैं, इससे जॉन्डिस हो जाती है। ज्यादा शराब पीने से भी ऐसा हो सकता है। पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज वेनस कंजन। अब पोर्टल वेन का अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो भी वेनस कंजेशन हो सकता है। कैसे? क्योंकि नेचुरली पोर्टल वेन को रुकी हुई है तो वो ऊपर का जो ऊपर जाना है उसको लीवर में जाना है वो जा नहीं पाएगी, तो अल्टीमेटली जो है नीचे ही वो रहेगी और वेनस का कंजेशन हो जाएगा। जी बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। वीर संघ के नाम से इसको जाना जाता है। इसको इस वाले को वीर संघ डक्ट बोलते थे। जो वहां पर पैंक्रियास से जब एम्पुला से जब एंटर करती है तो उसको वीर संघ बोलते हैं, वही स्फिंक्टर के पास। जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN4। ये हमारा फैट डाइजेशन के लिए आ गया। तो फैट डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के लिए आता है ये। फैट मेटाबॉलिज्म हमारा किस किस के लिए जिम्मेदार होता है? ये हमारा प्रोडक्शन ऑफ एस्टिरेसेस एंड लाइपेसेस एंजाइम्स। ये एंजाइम्स के नाम है। तो एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। दीज एंजाइम्स डिसएमिलेट द फैट। ये हमारे जो पाचक रस है चर्बी को तोड़ते हैं, अपघटन करते हैं, उनका तोड़ते हैं। लाइपेज, वही लाइपेज हम लोगों ने पढ़ा था बीएचबी में, जी वही सर। लाइपेज वाला है। लाइपेज एंजाइम है तो वो उसको ब्रेक करता है। तो उसके लिए लेकिन वो उसका फंक्शनलिटी है उसको कि वो जो है एक ऊपर से नीचे आएगा तभी वो उसको, अगर जो वसा अणु ऊपर वाले फैट वाले अणु वो ऊपर तैरेंगे तो वो नहीं काम करेगा। तो उसके लिए नीचे आना पड़ेगा तब लाइपेज अपने एंजाइम उसको ब्रेक करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है बाइल प्रोड्यूसेस स्टेप्स इन एंजाइम। यानी कि शरीर में हमारे बाइल आया, बाइल से इस फैट को सिंथेसिस हो गया, फिर उसके बाद में पोर्टल वेन से रिसाइकल होकर फिर से बाइल में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये पाचक रस पित्त स्टेपिंस बनता है। फिर है स्टेपिस पाचक रस वसा पाचक रस की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो इस तरह से हम ट्रीट लिवर एंड गॉल ब्लैडर बाइल मेजरमेंट पॉइंट फॉर और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए हम PN4 को ट्रीट करते हैं। अतः इन केस अतः वसा चयापचय तंत्र का उपचार लिवर और गॉल ब्लैडर पर भी करना चाहिए। लिवर और गॉल ब्लैडर पर भी करना चाहिए क्योंकि वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन केस ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर इलनेस, अगर लिवर और गॉल ब्लैडर बीमार हैं, अगर वो दिक्कत आ रही है तो पैनक्रिया शुड बी ट्रीटेड। तो पैनक्रिया को भी हमको ट्रीट करना चाहिए। स्पेशल नोट में है ट्रीट दिस पॉइंट फॉर हाई एंड लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे कोलेस्ट्रॉल LDL HDL सब तरह के होते हैं। तो HDL जो होता है वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, LDL हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, VLDL बहुत ज्यादा खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो HDL और LDL के लिए हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। ऑल्सो ट्रीट फैटी डिजनरेशन वेसल। तो हमने फैटी वेसल पढ़ी थी, मेरिडियन पढ़ी थी। तो फैटी मेरिडियन को भी हम इसके साथ में यूज करेंगे। तो PN4 के साथ में हम फैटी मेरिडियन के फैट D1B पॉइंट को भी हम यूज करेंगे। PN4 कंट्रोल्स द लिपिड मेटाबॉलिज्म थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरी हमारी शरीर की चर्बी के मेटाबॉलिज्म को ये
कंट्रोल करता है। तो इसका पूरा प्रोटोकॉल दे रखा है। PN4 तो है ही, उसके अलावा SI1A राइट में ये अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सस जहाँ से चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, वो वाली जगह है ये हमारा। तो ये प्लेक्सस से जुड़ा हुआ है। फैट D1B जो कि हमारा फैट डिजनरेशन की पॉइंट है, ये टोन करना है हमको। फिर ये क्योंकि ये CMP पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है एंडी मेरिडियन को भी एंडी मेरिडियन का पॉइंट लिया है हमने। ND1C तो टोन करना है। ये मेनिंजेस का पॉइंट है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इसको कनेक्ट करने के लिए हमने एंडी का पॉइंट लिया है। और TW19 भी मेनिंजेस का पॉइंट है। तो ये सारे एक प्रोटोकॉल बन गया जिससे कि हम फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN4-1। PN4-1 हमारा मेजरमेंट पॉइंट है इंटरनल लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ पेनक्रिया। पेनक्रिया की क्लीनिंग के लिए है, क्योंकि लिम्फेटिक है तो क्लीनिंग, पेनक्रिया को खुद की क्लीनिंग करनी होती है। अगर क्लीनिंग नहीं होगी तो वहां पर कुछ ना कुछ फोड़े फुंसी या कुछ ना कुछ अवरोध पैदा हो जाएगा। तो उसके लिए हम PN4-1 यूज करेंगे। PN4-A। PN4-A हमारा मेजरमेंट पॉइंट है डिजनरेटिव प्रोसेस। अगर सेल डैमेज होने लग जाते हैं, तो सेल डैमेज होने लग गए तो डिजनरेशन होने लग जाएगा। तो उसके लिए हम PN4-A यूज करेंगे। PN5 पॉइंट हमारा अपर एंकल जॉइंट का पॉइंट है। ये हमारा लोकेशन भी वहीं आ रही है, उसकी लोकेशन भी। तो अगर वहां की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, एंकल जॉइंट की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम PN5 पॉइंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN6 पॉइंट। ये हमने कई बार पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट को हम SP6 में पढ़ा था, PN6 में पढ़ा था। ब्लड के लिए पॉइंट है, ब्लड बढ़ाने के लिए हम इसे टोन करेंगे। इसके साथ साथ हमने लिवर वाले चैप्टर में पढ़ा था लिवर 5, और किडनी वाले में पढ़ा था किडनी 7। तो ये हमारे 4 पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी, ब्लीडिंग हो रही है तो सेडेट करेंगे, और ब्लड बढ़ाना है तो इस पॉइंट को हम टोन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN7। PN7 हमारा मेजरमेंट पॉइंट है पेल्विक डायफ्राम का। इसको हम यूट्रस प्रोलेप्स, जहां अगर प्रोलेप्स कहीं हो रहा है तो हम इसको यूज करेंगे यूट्रस के प्रोलेप्स में। अ वीकनेस ऑफ द फाइब्रोइड टिश्यू ऑफ स्मॉल पेल्विस, ऑर्गन नीचे लटक जाते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। ये मेजरमेंट पॉइंट है हमारा यूरोजेनाइटल डायफ्राम का। इट इज एन इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द प्लेट ऑफ पेल्विक आउटलेट। ये पेडू के निकास भार के सामने का भाग होता है। फीमेल में हम इसको स्पिंचर के से ट्रीट करते हैं। वीकनेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि अगर हम यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उसको गेट मजबूत करने के लिए हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। फाइब्रोइड टिश्यू प्लेट ऑफ स्मॉल पेल्विक इज वीकेंड थ्रू पैसेज ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना। तो मूत्र मार्ग और योनि मार्ग से हमारा अगर कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है, नीचे के द्वार से रिलेटेड कोई भी कमजोरी आ रही है, तो या लगे या तो यूट्रस बाहर निकल गया है या निकलने वाला है, अगर ऐसा भी कुछ लगे तो हम इस पॉइंट को PN7 पॉइंट को यूज करते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि PN7 हमारा अगर भविष्य में होने वाली, अगर कहीं ना कहीं प्रोलेप्स होने वाला है तो भी हम PN7 को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN9। इसके साथ हम स्प्लीन 9 को भी यूज करते हैं। तो लिम्फ वेसल ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज का पॉइंट है ये। तो ये हमारा पैरों की लसिका वाहिनी का बिंदु है। एन इंडिकेटेड ड्रॉप हियर इंडिकेट्स अ बिगिनिंग ऑफ और एक्सिस्टिंग थ्रोम्बोसिस ऑफ लेग वेन्स इन द स्मॉल पेल्विस और लोअर लेग। तो हमारे पैरों की शिराओं में कहीं भी अगर थक्का बन रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है, तो इसके लिए हम PN9 को यूज करते हैं। तो ये बॉडी फ्लूइड में हमारा ब्लड भी आता है। तो ब्लड में अगर कहीं रुकावट आ रही है तो ब्लड फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए हम PN9 को यूज करते हैं। और एक हमारी प्रॉब्लम होती है पैरों में, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे ब्लड रुकने लगता है, तो उसको वेरिकोस वेन्स बोलते हैं। तो वेरिकोस वेन्स के लिए हमारा ये PN9 बहुत अच्छा पॉइंट हम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा PN10। PN10 हमारा मेजरमेंट पॉइंट है पेल्विस वेन्स का। पेटू की शिराओं का ये माप बिंदु है। An indicator drop indicates a beginning or existing thrombosis in the small pelvis। अब यहाँ पर ऊपर पैरों में आई थी, थ्रोम्बोसिस हुई थी, तो यहाँ पर हमारे पेटू के निचले हिस्सों में शिराओं में थक्का बनकर आई या प्रारंभ हुई अवरुद्धता, कहीं अवरोध हो रहा है तो हमें PN9 को हम लोग टोन करेंगे, याद रखिए। PN9 को हम लोग को टोन करना है ना। इंडिकेटर ड्रॉप माने 50 से कम एनर्जी हो जाती है, 50 नॉर्मल मानते हैं, और इंडिकेटर ड्रॉप मतलब 50 से और कम, लगभग 30 हो जाती है, तो ये थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाती है। ये लगभग 30 के करीब आती है। तो 50 से अगर डाउन हो रहा है तो ये खतरे की घंटी है, मतलब थ्रोम्बोसिस वगैरह इनके लिए, सिस वाले बीमारियों के लिए। तो उसमें हम लोग यूज करना हमेशा, जब भी इस तरह आए कि इंडिकेटर ड्रॉप का इस्तेमाल हो तो वो आपको टोन करने की बात कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर।
तो ये हमारे PN10 हमारा सेम है कि निचले हिस्से की शिराओं में अगर थक्का बन रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है और कहीं अवरोध आ रहा है, तो हमें इस बिंदु से इसकी जानकारी मिलेगी। तो इसके कारण हम इस बिंदु पर उपचार देते हैं अगर, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा फ्लो ब्लड का पूरा ठीक हो जाता है। सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं, कहीं न कहीं अवरोध होने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम PN10 को उपचार दे सकते हैं टोन करके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN11। अब PN11, 12, 13, 14 वो स्प्लीन का और पैनक्रियास का, दोनों का हमारा गॉनेट्स, टेस्टिस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब प्रॉब्लम, इस सारे के सारे प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चारों पॉइंट। तो PN11 हमारा गॉनेट से रिलेटेड है, जैसा कि बताया, टेस्टिस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब एक्सेट्रा। इसके साथ साथ हम TW1 जो हमारा PSMP पॉइंट है गॉनेट्स का, अगर कहीं सिस्ट बन जाती है तो भी हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। PN11, लिवर 12 एंड ST31 ये सेम लोकेशन पे पॉइंट आते हैं, तो हम इसके लिए गॉनेट्स के लिए हम सारे पॉइंट्स को लेते हैं, PN11, TW1, PN लिवर 12 और ST31। तो ये सारे पॉइंट्स को हम ट्रीट करते हैं क्योंकि ये सेम लोकेशन पर ये पॉइंट हमें मिलते हैं। PN11-1, PN11-1 हमारा ग्रोइन रीजन का क्लीनिंग का पॉइंट है। ये वो जगह है जहां पर जांग और पेट मिलते हैं। तो लिम्फेटिक प्लेक्सस का पॉइंट है, प्लेक्सस से जोड़ता है ये हमारे को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है PN11-A। ये हमारा हिप जॉइंट का मेजरमेंट पॉइंट है। हिप जॉइंट पर ही इसकी लोकेशन आती है, तो हम इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। ये हमारी लोकेशन PN11A। स्प्लीन और पैनक्रियास सेम बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं, बस लेफ्ट और राइट का फर्क है। तो ये जो हमारा 11 है, ये हिप्स की बोन आ रही है, हिप्स की बोन के जस्ट पास में ही हमारा 11 पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN12। PN12 हमारा लिम्फेटिक नेट ऑफ टेस्टिकल एपिडाइमिस डिफरेंट कैनल्स इन मेल्स। तो हमने जैसा कि देखा था PN11, 12, 13, 14 ये हमारा गोनेट टेस्टिकल का भी पॉइंट है, और एपिडाइमिस सारा का सारा उसी एरिया की सारी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये देखिए महिलाओं में। फिर से देख लीजिए, जी सर। 12, 12, 13, 13 ये देखिए वहीं से पर है। जी तो सर, फिर 11, लोकेशन 12, 13, 14। ये PN11A आपने देखा था, PN12 ये वही बता रहा है, यहीं पर तो आपके एपिडिडर्मिस जाएगी, जी सर। पर वहां पर टेस्टिकल से ऊपर जब जाएगी तो वहां पर, तो यही सब जो एरिया है वो 12, 13, 14 तक का, 14 तक तो नहीं है, 13 तक, 13A, 13 13 का। B सारा, 11A से लेकर के 11A से लेकर के वहां तक का पूरा एरिया जो है आपका इसी गोनेडल एरिया है। तो थोड़ा सा उसको वहां पर आप अगर आपको कोई पॉइंट नहीं लिखा हो तो उसमें मेथी लगा लीजिए। जी जी सर। तो PN12 हमारा मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, ये ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब इन मेल फीमेल्स सारे में ये हमारा काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN13। PN13 के साथ स्प्लिन 13 भी यूज करेंगे। सेटेशन पॉइंट है लिम्फेटिक नेट ऑफ प्रोस्टेट सेमिनल वेसल्स पेनिस यूरेथ्रा इन मैन। तो ये हमारे पुरुषों में हमारे प्रोस्टेट वगैरह का शुक्राशय लिंग और उसका पॉइंट है, और जो फीमेल्स हैं उसमें यूट्रस, वेजाइना और यूरेथ्रा का पॉइंट है। तो ये क्लीनिंग का लिम्फेटिक का पॉइंट है, तो हम इसको क्लीनिंग का पॉइंट बोलते हैं। तो पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग, लिंग में गांठ, मांसाकुर, कैंसर की गांठ या गुप्त रोग कहीं कुछ भी हो जाए, तो हम PN13 को यूज करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। और इसी तरह से फीमेल्स में अगर यूट्रस, वेजाइना, अगर मूत्र मार्ग में मांसाकुर, गांठ, कैंसर की गांठ या गुप्त रोग का कोई प्रॉब्लम है, तो हम PN13 से उसको ट्रीट कर सकते हैं। PN13A। PN13 है हमारा इलियक रीजन यानी SI के लिम्फ का पॉइंट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन का ये इलियक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पॉइंट है, लास्ट पार्ट होता है, और यहीं पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और यहीं अपेंडिक्स होती है। तो ये हमारा लिम्फेटिक नेट का ये क्लीनिंग का पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो अपेंडिक्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो भी हम PN13A को यूज करते हैं। PN13B हमारा लोअर एब्डोमेन के लिम्फ का पॉइंट है। तो ये अगर हमारे एब्डोमेन में कई अलग अलग भाग होते हैं, तो पेट के नीचे का जो भाग होता है उसको हाइपोगैस्ट्रिक भाग होते हैं। तो ये हमारे स्टमक के ठीक नीचे वाला एरिया होता है, तो वहां को क्लीन करने के लिए हम PN13B को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN14। PN14 हमारा लिम्फ नोड ऑफ गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट्स का पॉइंट है। तो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या कोई गांठ बन जाए, तो हम PN14 पॉइंट को यूज करते हैं।
तो ये पित्ताशय या पित्त नलिकाओं के इन्फेक्शन, घाव, गांठ या कैंसर के उपचार का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। PN15 PN15 हमारा लिम्फ नोड्स, पैंक्रियास और ड्यूोडेनल लिम्फ नोड्स का है। ये ड्यूोडेनल हमारा एसआई का पार्ट होता है। तो यहाँ पर अगर कोई लिम्फ नोड की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी क्लीनिंग का भी ये पॉइंट है। तो ये हमारे इंटेस्टाइन में अगर घाव बन जाता है, जहाँ पे गंदगी रुक जाती है, तो इसको हम इसको कैंसरस टाइप भी बन सकता है ये, तो इसको हम PN15 से ट्रीट करते हैं। पैंक्रिया और ड्यूोडेनम में इन्फेक्शन, घाव, गांठ, मांसांकुर एवं कैंसर की अभिवृद्धि के उपचार का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN16। ये लेफ्ट साइड में हमारा PN16 होता है, राइट साइड में PN16 होता है, बराबर चल रहे हैं। तो इसको हमने यहाँ पर राइट लिखा है क्योंकि ये राइट साइड है PN16। तो अगर लेफ्ट में होगा तो PN16 हम यूज करेंगे। तो राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड के लिए ये पॉइंट है। यह दाहिने आमाशय में अगर राइट साइड में स्टमक में हमारे कहीं इन्फेक्शन हो जाए, घाव हो जाए, गांठ हो जाए, पस, मांसांकुर, ये कैंसर, इस तरह की कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए हमारा PN16 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN18। PN18 के साथ साथ हम लिवर 14 को भी यूज करते हैं। ये हमारा लिम्फ नोड ऑफ लिवर का लिम्फ नोड का पॉइंट है। तो लिवर का लिम्फ नोड का पॉइंट लिवर 14 भी है, तो उसके साथ साथ हम लिवर 14 को भी यूज करेंगे। लिवर हमारे शरीर में शरीर और ब्लड में आई गंदगी को फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद वहां जो गंदगी होती है तो उसको साफ करने के लिए भी कोई पॉइंट हमें चाहिए। तो उसके साफ करने के लिए हमें PN18 पॉइंट मिल गया है, तो उसको हम लिवर की गंदगी को उससे साफ कर सकते हैं। लिवर हमारा राइट साइड है, इसलिए पैंक्रिया मेरिडियन लिवर में ये पॉइंट डिटॉक्स कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है यह बिंदु लिवर सिरोसिस और लिवर के गंभीर रोगों के उपचार का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। लिवर 14 भी हमने देखा था लिवर सिरोसिस, और हमने कल वाली क्लास में देखा था लिवर 14 हमारा लिवर सिरोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा PN19। PN19 हमारा फ्रेनिक लिम्फ नोड का पॉइंट है, या लिम्फ नोड ऑफ मिड रीव। जो अलग अलग ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो डायफ्राम में भी ब्लड वेसल को फ्रेनिक वेसल कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर हमारे लंग्स और हार्ट होते हैं। तो पोस्टीरियर मिडिस्टल लिम्फ नोड और लिम्फ नोड्स ऑफ पोस्टीरियर मिड रीव स्पेस, तो डायफ्राम के पीछे के रिक्त स्थान की जो लसिका ग्रंथियां हैं वहां के क्लीनिंग के लिए हम PN19 को यूज करते हैं। तो यह बिंदु डायफ्राम के पास आए गांठ, घाव, घपस, मांसाकुर, कैंसर की अभिवृद्धि आदि के उपचार का ये बहुत अच्छा हमारा पॉइंट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा PN20। PN20 सेडेशन होता है। ये हमारे लिम्फ अगर क्लीनिंग के पॉइंट है तो हम उसको सेडेशन करते हैं, क्योंकि गंदगी जमा हो गई है, अवरोध है, तो अवरोध को हटाने के लिए हम उसको सेडेशन करेंगे। ये हमारा लंग्स का लिम्फ नोड का पॉइंट है। तो इम्यून सिस्टम अगर वीक हो रहा है तो लंग्स, अगर इसका मतलब है लंग्स क्लीन नहीं हो रहा है, तो लंग्स क्लीन नहीं हो रहा है तो इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, तो हम PN20 को सेडेशन करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारा फेफड़े की टीबी और अन्य गंभीर रोगों के उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु होता है। फिर उसके बाद हमारा इसमें PN21 वगैरह पॉइंट नहीं दे रखे हैं, क्योंकि वो सेम हमारे SP21 की तरह से पॉइंट है, इसलिए हमारा यहाँ पर PN20 तक ही इन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमने आज पैंक्रिया मेरिडियन, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म और हमारा यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, उसको हमने आज देखा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। देखिए, ये पैंक्रियाज मेरिडियन बहुत महत्वपूर्ण है, स्प्लीन मेरिडियन, और मतलब ये दृष्टि जो है टिटाइस 4 में अलग थोड़ा दी गई है, जो टिटाइस 7 में नहीं है। टिटाइस 7 के साथ साथ जो इससे अलग से कुछ उन्होंने रिडिफाइन किया है चीजों को, तो उसके हिसाब से हम लोगों को जानना चाहिए, ताकि हम लोग और अधिक बेहतर तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकें। यही खेमका सर ने बताने की कोशिश किया है, और यही हम लोग अगर समझ जाएंगे तो हम लोग जो है ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल के जो साइंटिफिक, जो मॉडर्न, जो एलोपैथिक सिस्टम वाला है उसको भी ऐड किया हुआ है। जहां सर्कुलेशन मेरिडियन की बात कर रहे, कहीं एडी मेरिडियन की बात कर दिया, कहीं फैटी डिजेनरेशन मेरिडियन की बात कर दिया, वो अपने टिश्यू मेरिडियंस पर दे करके आपके उपचार को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। यही उन किताबों से मिलता है। तो टिटाइस 3, 4, 5 तीन जो है डॉक्टर वॉल के सिद्धांतों के अनुरूप हैं और उनको बताती हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो थोड़ा सा बेटर हमारा ट्रीटमेंट का पैटर्न हो जाएगा। तो
तभी खेमका सर को ये लगेगा कि उन्होंने ये ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को हम आत्मसात करके और अल्टीमेटली पीड़ित मानवता का उपचार करना है, उनको बेटर रास्ता दिखाना है, बस यही हमारा है। और इसीलिए हम लोग उनको याद करते हैं बार बार, और उनके मोटो को याद करते हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज इस सेमेस्टर 3 को हम लोग समाप्त मानते हैं, और हमारे बस एक आध चैप्टर बाकी होंगे, फिर हम लोग सेमेस्टर 4 के क्लासेस रहेंगे और स्पेशल क्लासेस हमारे चलते रहेंगे। तो हम लोग अभी इसको समाप्त थैंक यू सर। करते हैं। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू।